कि पाकिस्तान इस समय बहुत ही जबरदस्त बैकफुट पर है। पाकिस्तान के टैंक चलने लायक नहीं है और पाकिस्तान की यूनिटी के को लेकर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। इसी बात से तो आसिम मुनीर घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और आपसे थोड़ी देर पहले खबर आई कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर में सफाया किया है 2 आतंकियों का। G20 भारत के पास उसकी अध्यक्षता है और साथ ही कश्मीर में एक मीटिंग रखी गई है और ये दोनों ही बातें पाकिस्तान को लगातार खटक रही हैं और वो हर संभव कोशिश अपनी तरफ से कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह है। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। कर्नल सर, सबसे पहला सवाल यही है, ये जिस तरह से कुछ ही घंटों पहले एनकाउंटर की खबर, सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्ट का सफाया किया है, इन डेवलपमेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे आपने ओपनिंग में बोला कि इंडिया के पास G20 की इस समय सदारत है और इंडिया कुछ मीटिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करने जा रहा है। कश्मीर घाटी यानी कि श्रीनगर के अंदर करने जा रहा है और ये चीज जो है ये पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त तरीके से खटक रही है। और यही कारण था कि हमने देखा पुंछ के अंदर भी एक हमला किया गया जिसके अंदर जैश और लश्कर तैयबा का हाथ बताया जाता है। उन्होंने एक डिफरेंट फ्रंट के नाम से कोई और एक डिफरेंट फसाड के नाम से उस टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दिया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान 2-4 दिन पीछे लेके जाएं तो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिफ मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स को संबोधित किया और जिसके अंदर उन्होंने कश्मीर का हवाला दिया और कश्मीर के मुद्दे को जिस तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया वो ये बताता था कि पाकिस्तान इस समय बहुत ही जबरदस्त बैकफुट पर है और पाकिस्तान के अंदर एक किस्म की खलबली है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इस कश्मीर के ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि जो 2 नेशन थ्योरी है वो हेट और डिवीजन बेस्ड है और कश्मीर एक ऐसा बैटल ग्राउंड है जहां पर वो इंडिया को इस आइडियोलॉजी के तहत चैलेंज कर रहा है। और अगर ये चैलेंज खत्म हो जाता है और आइडिया वहां पर आइडिया ऑफ इंडिया अगर प्रिवेल कर जाता है तो पाकिस्तान की यूनिटी के को लेकर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। अदिति, यहाँ पर एक पॉइंट और भी है। आसिफ मुनीर की मैंने बात करी, साथ ही साथ थोड़ा ध्यान लेके जाइए, वहां पे एक बहुत मशहूर पत्रकार हैं, टेलीविजन एंकर हैं हामिद मीर। हामिद मीर का ये रिसेंटली खुलासा कि कमर जावेद बाजवा ने सारे पत्रकारों को ये एक उन्होंने मीटिंग होल्ड करी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भारत के साथ लड़ना अब नामुमकिन है और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि माली हालत जिस तरीके से है, पाकिस्तान के टैंक और पाकिस्तान की जो रसद है, पाकिस्तान के टैंक चलने लायक नहीं है और पाकिस्तान की रसद जो है वो काफी कमजोर पड़ गई है। तो ये सारी चीजों को अगर जोड़ा जाए तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितने बड़े बैकफुट पे है और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम भी फौज से सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तान की फौज की हद पिटी हुई है, पाकिस्तान की फौज की थू-थू हो रही है और कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने के लिए भी पाकिस्तान की अब ये मजबूरी होगी कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर कुछ ना कुछ खलबली मचाए जिससे कि G20 के प्रोग्राम में दखलंदाजी हो और जो भारत जो बताना चाह रहा है कि देखिए सब कुछ मामूल पे है, हालात नॉर्मल है, वो भारत उस कवायद में नाकामयाब हो पाए। अदिति, कर्नल सर, जैसे कि आपने भी इस बात को दोहराया कि G20 को लेकर पाकिस्तान में काफी बौखलाहट है और कल मैं पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी से बात कर रही थी, वो ये कह रही थी कि इंडिया में आने वाले दिनों में अटैक का जो खतरा है वो बढ़ गया है। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट आप थ्रेट परसेप्शन को इस वक्त कैसे आंकेंगे? बिल्कुल, आरजू काजमी ने जो आपको बताया बिल्कुल दुरुस्त बताया और हम भी उसी तरीके से आंक रहे हैं। अगर आप खबरों के लिहाज से चलें तो कश्मीर के डीजीपी ने मेरे ख्याल से शायद पिछले 24 घंटे के अंदर ही एक बयान दिया है जिसके अंदर उन्होंने पूरी सिक्योरिटी G20 के लिहाज से चाक चौबंद करने की बात कही है और कई सारे मेजर्स जो उन्होंने उठाए हैं
उसकी बात करी है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पॉइंट नोट करना है कि एनआईए के रेड्स भी 24 घंटे के अंदर काफी तेज हो गए हैं कश्मीर घाटी के अंदर, क्योंकि टेरर फंडिंग के कुछ केस और कुछ मामले सामने आए थे, उसी संदर्भ में वो रेड्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, चाहे वो कुपवाड़ा में मच्छर सेक्टर के अंदर आतंकवादियों को मार गिराने की बात हो, या डीजीपी कश्मीर के बयान के हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी को चाक चौबंद करने की बात करी है G20 के हवाले से, उसकी बात हो, या एनआईए के रेड्स की बात हो, ये सारी की सारी इशारा देती हैं कि भारत जो है बहुत ही सेंसिटिव है इस मैटर को लेकर, और अपनी तरफ से हम कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे जिससे कि हमारी सिक्योरिटी जो है स्ट्रेंथन हो पाए, स्ट्रांग हो पाए। इंडिया की आपने कुछ इशारा किया, आपने बातें की जेएनके के जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उनके स्टेटमेंट का भी आपने जिक्र किया। लेकिन अगर फौज के लिहाज से प्रिपरेशन की बात यहाँ पर की जाए, और ये देखते हुए कि श्रीनगर में फौज जाती नहीं है, तो उस लिहाज से इन प्रिपरेशंस को आप कैसे देखेंगे? देखिए, फौज के हिसाब से देखा जाए तो श्रीनगर और कश्मीर के अंदर दरअसल यूनिफाइड कमांड है, और पुलिस और आर्मी मिल के काम करती हैं। जितना भी इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो पुलिस का पास है। पुलिस के कान जो है जमीन से लगे होते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं, और जमीन से जुड़ने का मतलब है कि उनको लोकल इंटेलिजेंस उनकी बहुत जबरदस्त होती है, और उसी के साथ सिनर्जी बिठाते हुए वहां पर कश्मीर में ऑपरेशंस हो रहे हैं। और इसके अलावा भी जो एरिया डोमिनेशन है वो आर्मी अपने तरीके से करती है, जिसके अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड है, सिग्नल इंटेलिजेंस है, साइबर इंटेलिजेंस है, ये सारी चीजें आर्मी करती है। आर्मी के पास में इक्विपमेंट है, आर्मी के पास में वेयरविदॉल है, और जैसा मैंने कहा कि आर्मी और पुलिस मिलकर यूनिफाइड कमांड के तहत ऑपरेशन अंजाम देती है कश्मीर घाटी में। और यही कारण है कि कश्मीर के अंदर अभी वायलेंस लेवल बहुत ही कम है, आप ये कह लें कि शून्य के बराबर है। तो ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल बदस्तूर जारी हैं, और दिन रात इस पर हजारों हजारों लोग जो है कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की स्थिति बहाल है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान की तरफ से एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिया विजिट, और दूसरी तरफ जो स्टेटमेंट्स आपने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया, जनरल आसिफ मुनीर जो कि पाकिस्तानी फौज के प्रमुख हैं, उन्होंने कैसे स्टूडेंट्स के बीच जाकर एक बार फिर से कश्मीर को रेकअप करने की कोशिश की, कश्मीर की बात मुद्दा उठाने की कोशिश की। पाकिस्तान एग्जैक्टली इस वक्त ये देखते हुए कि एक तरफ उनके बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ समिट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये बहुत ही जिसे कहते हैं रेटोरिक, डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी अगर इसमें शामिल कर ले, तो व्हाट एग्जैक्टली पाकिस्तान इस वक्त करना क्या चाह रहा है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर की बात जरा एक बार कर लें तो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं, मुल्ला मुत्तकी शायद उनका नाम है अगर मैं सही बोल रहा हूँ। इसी तरह चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी शायद वहां पर आ रहे हैं, और उसी संदर्भ में आसिफ मुनीर और जनरल अंजुम, इन्होंने कल शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया है सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर। वहां तहरीक तालिबान के साथ में मुठभेड़ का सिलसिला जारी है, एक तहरीक तालिबान का कमांडर भी उन्होंने मार गिराया है, ऐसा उनका कहना है। और ऐसे में एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीट थी उसके अंदर ख्वाजा आसिफ भारत नहीं आए, उन्होंने वर्चुअली उसमें शिरकत करी। और लेकिन फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो आ रहे हैं। तो दरअसल बिलावल भुट्टो क्यों आ रहे हैं और आसिफ मुनीर क्यों इतने एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल हो या प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने की बात हो ऑन सिक्योरिटी इश्यूज, तो इसमें क्या समझा जाए? मेरे जैसा जो एनालिस्ट है वो ये समझता है, उसको ये समझ में आ रहा है कि आसिफ मुनीर अपना एक सिक्का जमाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की फौज की साख जो गिर चुकी है, घट चुकी है, उसको दोबारा बहाल करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका फोकस कश्मीर के ऊपर है। तो वो कैसे कश्मीर को दोबारा से फोरफ्रंट पे लाएंगे, वो आतंकवाद घटनाओं को अंजाम देकर लाएंगे। और
बिलावल भुट्टो क्यों आ रहे हैं? वो दरअसल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसलिए आ रहे हैं जिससे कि वो कश्मीर का गाना, कश्मीर की रिटॉरिक्स दोबारा से रिजुविनेट कर सकें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में। वो कोई सोल्यूशन लेके नहीं आ रहे, वो दरअसल प्रोपेगेंडा के लिए आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे जब वो कश्मीर कश्मीर ना गाएं। और ये हम सबको मालूम है, ये अब हमारे जो इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट है पॉलिटिकल और मिलिट्री और व्हाटएवर, ये सब अच्छी तरह जानता है कि वो क्यों आ रहे हैं। और सबको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और इसका क्या रिपरकशन इंडिया के ऊपर होगा, स्पेशली टू डू विद G20। और जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद को कश्मीर में कंट्रोल किया है, इस सबको अगर देखा जाए तो हमें आसिम मुनीर की जो असमंजस वाली स्थिति है वो अच्छी तरह समझ में आती है। और इस बौखलाहट में वो क्या कर सकते हैं ये भी हमें अच्छी तरह मालूम है, और हम लोग सब तैयार हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आपने तैयारी की बात की और वही मेरा आपसे अगला सवाल भी था कर्नल सर, कि जब आप ये जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भारत में आकर भारत की जमीन का इस्तेमाल कर कश्मीर का रोना रोएंगे, और ये जानते हुए भी कि पीओके में कितनी ज्यादती होती है, पीओके में किस तरह से वहां की फौज को दहशतगर्द बताया जाता है, और पीओके जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, और दूसरी तरफ आप जनरल मुनीर की भी बार बार यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसे में इंडिया का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? और अगर कोई अटैक, गॉड फॉरबिड, बट अगर किसी तरह का कोई अटैक होता है, जो जैसे कि आपने कहा कि इंडियन फोर्सेस, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इवन इंडियन गवर्नमेंट, उन्हें इस बात की पूरे तरीके से आशंका होगी, तो इंडिया की प्रिपरेशन उन सिचुएशन से डील करने के लिए क्या क्या आप देखते हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट? देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि जो भारत की जो डिफेंस की पॉलिसी है वो प्यूनिटिव डेटरेंस की है, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है। प्यूनिटिव डेटरेंस का मतलब है कि अगर वो हमसे छेड़खानी करेगा तो हम बहुत जबरदस्त उसको जवाब देंगे। ये उनको अच्छी तरह एहसास है, उन्होंने बालाकोट के दौरान देख लिया है कि भारत किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, कर सकता है। और भारत का बिल्कुल रिस्पॉन्स उसी तरीके से होगा, और शायद उससे भी ज्यादा उसकी शिद्दत बहुत जबरदस्त होगी। आसिम मुनीर के लिए चैलेंज ये है कि उनको इस चीज के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा। उनको कुछ इस तरीके की कार्रवाइयां करनी पड़ेगी कि वो इंटरनेशनल सुर्खियों में भी आ जाए और भारत का गुस्सा भी वो ना झेलें। तो क्या वो उसमें सफल हो पाएंगे ये दूसरी बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल जरूर बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ बड़ा करने की हिमाकत करी तो उसको बहुत ही गंभीर नतायज झेलने पड़ेंगे। और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी अच्छी तरह मालूम है, और इसकी तैयारी हम लोगों के पास में बहुत अच्छी है, चाहे वो फौज के लेवल पे हो, चाहे वो एयरफोर्स या नेवी के लेवल पे हो। तो हम लोग बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड हैं, खास तौर से बालाकोट और बालाकोट के बाद में जो पाकिस्तानी एयर एक्टिविटी हुई थी रजौरी साइड में, उससे बहुत हमने भी लेसन्स लर्न करे हैं। और तब में और अब में बहुत इक्विपमेंट के प्रोफाइल में, आर्म्स एम्युनिशन के प्रोफाइल में, कमांड कंट्रोल इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर के संदर्भ में बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है। वहीं पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, और पाकिस्तान एक आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, तो पाकिस्तान के लिए समस्याएं ज्यादा है। अगर आसिफ मुनीर कुछ दुस्साहस करते हैं, जैसा कि उनके कई सारे फौजी जनरलों ने इतिहास में किया है, तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान के अस्तित्व तक पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। और उम्मीद यही करते हैं कि आसिफ मुनीर इस तरीके की कोई बेवकूफी और दुस्साहस नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए मैसेज यहाँ पर साफ है कि इस बार हमला करने की बेवकूफी या गलती ना करे पाकिस्तान। कर्नल सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अक्सर हमने देखा है कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का और पीओके का कंपैरिजन किया गया है, जिसमें जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर जो है वो माइल्स अहेड दिखाई देता है, और भारत ये कहता रहा है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा और भारत उसे लेकर रहेगा। सवाल ये है कि इस G20 की इस मीटिंग का कश्मीर में उसको होस्ट किया जाना, उसे ऑर्गेनाइज किया जाना कश्मीर के लिए कितना अहम है? देखिए, जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कश्मीर का जो लोकल कश्मीरी है उसके एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, वो भी तरक्की करना चाहते हैं। तकरीबन 3 जनरेशन इस आतंकवाद में
खप गई, तबाह हो गई। अब हर एक कश्मीरी चाहता है कि उसका बच्चा भी पढ़े, अच्छी नौकरियां करे, वहां पे इन्वेस्टमेंट आए, इकोनॉमिक तरक्की हो। और G20 और G20 के साथ साथ अरब के कंट्री, स्पेशली यूएई और सऊदी अरेबिया का भी इन्वेस्टमेंट वहां पर आना है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप ये समझ लीजिए कि कश्मीर एक बहुत ही बड़े अहम पड़ाव पर है इस समय। और इस समय पर कश्मीर को स्टेबिलिटी चाहिए, कश्मीर के लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए, जिससे कि वो तरक्की कर सके। और कश्मीर के लोगों को ये बहुत अच्छी तरह बखूबी समझ भी आ गया है। जो वहां पर जो इंतहा पसंद जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, ये हमको मान लेना चाहिए। क्योंकि जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते। और आप देखेंगे कि जब से धारा 370 गई है, पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई, आतंकवाद की घटनाएं ना के बराबर हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें बगैर लोकल सपोर्ट के, बगैर आवाम के सपोर्ट के, ये बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंटेलिजेंस लोकल लोगों से ही आती है, और इंटेलिजेंस अगर लोकल लोग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ऊब चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक तरफ तरक्की है, एक तरफ उनकी खुद की जान सलामती की बात है। तो ये सारी चीजों को अगर हम कॉन्टेक्स्ट में लें तो हम ये बड़ी आसानी से कह पाएंगे और दावे के साथ कह पाएंगे कि ये जो G20 का समिट है ये कश्मीरियों के लिए और कश्मीरियों के हित के लिए बहुत बहुत अहमियत का मुद्दा है। दरअसल ये जो समिट इसका सक्सेसफुली हो जाना कहीं ना कहीं ये आतंक को कश्मीरियों के जवाब के तौर पर भी देखा जाए इसे। 100% इसी बात से तो आसिम मुनीर घबराए हुए हैं। क्योंकि अगर G20 की मीटिंग बहुत सफलतापूर्वक कश्मीर घाटी में हो गई तो पाकिस्तान का पूरा जो एजेंडा है वो ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त हो गया है, लेकिन जो भी कुछ बचा कुचा है वो बिल्कुल धाराशायी हो जाएगा। भारत इसी कवायद में लगा हुआ है। इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर बहुत सख्त कंट्रोल है, बहुत जबरदस्त काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स इन प्लेस हैं। जो भी हरकत हो रही है वो अंदर के इलाकों से जो बचे कुचे आतंकवादी हैं उनकी तरफ से हो रही है, और उनके खिलाफ भी ऑल आउट ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं। अभी आज ही जैसा कि आपने ओपनिंग में बताया कि कुछ आतंकवादी मारे गए हैं। तो ये सारी कार्रवाई है, ये चैलेंजेस हैं, और इसमें हमें तो कोई शक नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन पुलिस और इंडियन जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इस पूरे G20 समिट को सफल करने में पूरी तरह सक्षम है और उसी ओर पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। थैंक यू सो मच कर्नल सर फॉर योर इनसाइट्स। जाहिर तौर पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके इस कॉन्वर्सेशन के साथ, आपके इन इनसाइट्स के साथ मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए। एंड जय हिंद। थैंक यू अदिति, सो नाइस कनेक्टिंग टू यू। जय हिंद।